और चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच होगा, जिसे देखने के लिए खुद पीएम मोदी वहां पर मौजूद होंगे। बिल्कुल, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच होगा उसका गवाह बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी यह मैच देखने आ सकते हैं, तो दोनों जगहों के, दोनों देशों के पीएम की मौजूदगी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्टेडियम में मैच देखेंगे। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर, जहां बीजेपी मुख्यालय में दीपावली मिलन समारोह, और समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते नजर आए। पीएम मोदी ने छठ पूजा की बधाई दी। छठ पूजा में अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसका जिक्र पीएम मोदी की तरफ से किया गया। नवरात्रि मैं देख रहा हूँ ग्लोबल होगी, दुर्गा पूजा तो ग्लोबल होगी, इवन काइट फ्लाइंग तो एक अच्छा संकेत है। छठ पूजा भी मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के हर कोने में उसका महात्मा है। ये ठीक है कि उसके मूलभूत तत्वों की चर्चा बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा संदेश यह है कि कहा तो जाता है कि मनुष्य का स्वभाव है उगते सूरज की पूजा करना, लेकिन छठ पूजा वो उत्सव है जो डूबते सूरज की पूजा करना भी सिखाता है, और ये जीवन के लिए बहुत बड़ा संदेश है उसमें। तो इन सभी त्योहारों के लिए मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इस बीच बेतिया से बड़ी खबर है, जहां शिक्षकों के योगदान की तस्वीर वायरल हो रही है। झोपड़ी में बैठकर शिक्षक योगदान दे रहे हैं। स्कूल की व्यवस्था देख शिक्षक दंग है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोपरही का यह मामला सामने आया है। तो शिक्षक बीपीएससी परीक्षा देकर के बने हैं, लेकिन विभाग पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें वायरल हो रही है वो तस्वीर बता रही कि कैसे जो ज्वाइनिंग है झोपड़ी में बैठा कर कराया जा रहा है। तो ये प्रक्रिया होती है ज्वाइनिंग की, लेकिन ये ज्वाइनिंग की प्रक्रिया देखिए, जो दस्तावेज के काम है वो इस झोपड़ी में ही पूरे किए जा रहे हैं। तो बेतिया के बैरिया प्रखंड के एक स्कूल में शिक्षकों के योगदान की तस्वीरें इस वक्त तेजी से वायरल हो रही हैं। नवनियुक्त शिक्षिका जमीन पर एक झोपड़ी में बैठकर अपना योगदान दे रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा पास कर शिक्षक बने ये अभ्यर्थी जब अपने स्कूल पहुंचे तो वहां की व्यवस्था देखकर हैरान रह गए। ये वीडियो सूर्यपुर पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोबरही का बताया जा रहा है। मुंगेर से इस बीच बड़ी खबर है, जहां जमालपुर पेंट गोदाम में आग लग गई है। लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। पेंट के डब्बे में ब्लास्ट होने लगा। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पेंट गोदाम की तस्वीर है, जहां पर भीषण आग लग गई। काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। बताया जा रहा है कि लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। आग को बुझाने की कोशिश भी की गई। वहीं पेंट के डब्बे में लगातार ब्लास्ट होने की भी खबर सामने आई। देखिए चारों तरफ धुआं और आग फैला हुआ है। तो धनाधन बुलेटिन की अगली खबर रांची से, जहां मांडर थाना क्षेत्र के मुड़मा में 5 मंदिरों में मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इससे लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। लोग सड़क पर उतरकर इसे लेकर विरोध जाहिर कर रहे हैं। रांची मितनी नगर रोड को लोगों ने जाम कर दिया है। लोग आरोपी की गिरफ्तारी के साथ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक डीसी मौके पर नहीं पहुंचते हैं तब तक सड़क जाम यूं ही जारी रहेगा। वहीं आक्रोशित लोगों से 2 बार रांची एसडीएम और ग्रामीण एसपी ने बातचीत भी की, जिसमें कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया, लेकिन अब तक सड़क जाम खत्म कराने पर सहमति नहीं बन पाई है और लोग सड़क पर ही डटे हुए हैं। वहीं ग्रामीण एसपी ने डॉग स्क्वाड के साथ जांच जारी रहने और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। तो मंदिर में तोड़फोड़ की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं और कई बार ऐसी खबरें सामने आती रही हैं। कब कब मंदिर में तोड़फोड़ हुई ये बता रहे हैं हम आपको। 8 अप्रैल 2023 रांची के नामकुम में शिव मंदिर में तोड़फोड़ की जाती है। वहीं दूसरी तारीख की अगर बात करें तो 4 अप्रैल 2023 को साहिबगंज में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ होती है।
तारीख बदल गई लेकिन परिस्थितियां जस की तस रहती हैं। 5 फरवरी 2023 असामाजिक तत्वों ने बोकारो में मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति को खंडित कर दिया। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार ऐसी तस्वीरें, घटनाएं सामने आई। 1 नवंबर 2022 की बात करें तो लोहरदगा के बख्शी डीपा दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की गई। वहीं 28 सितंबर 2022 को असामाजिक तत्वों ने धनबाद में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ कर शिवलिंग को खंडित कर दिया था। बात 29 सितंबर की करें, 29 सितंबर 2022 को रांची में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ हुई। तो रांची में मुड़मा की घटना को मांडर से कांग्रेस के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने घटिया मानसिकता का परिचायक बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल और किसी के भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही घटना की जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही। बयान सुनाते हैं। आज सुबह में ही मुड़मा में जो घटना हुआ उसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई और सुबह में ही जितने भी जिला के वरीय पदाधिकारी हैं, ग्रामीण एसपी हुए या सीनियर एसएसपी हुए, उनसे बात भी हुई है इस बारे में और मैंने उनको डायरेक्शन भी दिया है कि जल्द से जल्द इसमें पूरी तरीके से जांच की जाए और जिन्होंने भी इस तरह से हरकत को अंजाम दिया है और ये चीज़ दिखाता है कि धार्मिक जगह को इस तरह से ठेस पहुंचाना या किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना ये बहुत ही निम्न तरीके के मानसिकता को झलकाता है और जिन्होंने भी इस तरह की हरकत किया है हमारे क्षेत्र में कड़ी से कड़ी उन पे कार्रवाई होगी, वो बख्शे नहीं जाएंगे। संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक की मौत के बाद इलाके में सनसनी मच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक की मौत महुआ शराब पीने की वजह से हुई। मृतक छौड़ाहारी थाना क्षेत्र के परोड़ा का रहने वाला ऋषिकेश कुमार सिन्हा है। लोगों का कहना है कि ऋषिकेश बराबर महुआ शराब का सेवन करता था। 2 दिन पहले भी उसने शराब पी थी। उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और बीती रात मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि परोड़ा गांव में लंबे समय से महुआ शराब बनाई जा रही है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। सूचना देने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। गांव के लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। हमारे जो बगल का पड़ोसी जो है वो भाई है हमारे, समझे, और ये इसका मेन रीज़न है कि आज ये महुआ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, इसी वजह से आज इनका देहांत हो गया है। और हम पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं होता है तो आप सिर्फ हम लोग को सपोर्ट कीजिए। बाद बाकी हम जितना भी युवा है वो तो देख ही लेंगे कि जो महुआ बनाता है उसको कैसे क्या करना चाहिए। आज से 2 दिन पहले ये बीमार हो गया था और अक्सर देसी शराब का सेवन करता था, जो कि परोड़ा पंचायत में खुलेआम धड़ल्ले से बिक रहा है। जहरीली शराब जो महुआ देसी बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मोहल्ले में बेचा जाता है। इसी के कारण ये बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीते थे। इनके घर में मना करने पे भी ये जाके शराब पी लेते थे। खबर सीवान से, जहां 1.5 करोड़ रुपए की देसी और विदेशी शराब पर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने 25,000 लीटर अवैध शराब को जब्त किया था, जिसे डीएम के आदेश के बाद आज नष्ट किया गया। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये पुलिस लाइन की है, जहां जब्त शराब पर बुलडोजर चल रहा है। तो बक्सर में 22,000 लीटर शराब पर बुलडोजर चलाकर उससे नष्ट किया गया। जब्त शराब की कीमत 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जमुई में सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन की हत्या के बाद भी बालू का अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। गिद्धौर के उलाय नदी में अवैध खनन बदस्तूर अब भी जारी है। बालू माफिया दिन दहाड़े नदी से बालू की ढुलाई कर रहे हैं। ट्रैक्टर पर मिट्टी के नीचे बालू छिपाकर खनन किया जा रहा है। गिद्धौर की इमली घाट में अवैध खनन का जायजा लिया संवाददाता के सिकुंदर। जमुई जिले के गढ़ई थाना में एक दारोगा की बालू खनन को लेकर बोला जाए तो हत्या कर दी गई थी ट्रैक्टर चालक के द्वारा रौंद कर। लेकिन उसके बाद भी खनन की अगर बात किया जाए तो जमुई जिले के जो अलग अलग जगहों पर जो खनन हो रहा है अवैध रूप से, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। गिद्धौर थाना इलाके का उलाय नदी का एक घाट है और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से बालू का खनन हो रहा है। ट्रैक्टर पर इसे लाद कर ले जाया जा रहा है और छुपाने के लिए मिट्टी का ये डाला गया है, लेकिन सिर्फ बालू है और लगातार यह काम चल रहा है। हम ट्रैक्टर चालक है जो उसे बात करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा गाड़ी बंद कीजिए, आप गाड़ी बंद कीजिए। अरे ये क्या ले जा रहे हैं आप? ये भरैया कर रहे हैं। तो बालू नीचे है? नहीं, ट्रैक्टर के नीचे उसमें डाला में आपका बालू है? कचरा भरैया है। क्या है? भरैया कर रहे हैं, कचरा। इसका लाइसेंस है आपको? परमिशन है खनन करने का? नहीं है?
तो क्यों कर रहे हैं? नहीं करेंगे। तो क्यों कर रहे हैं? खनन क्यों कर रहे हैं आप? खनन क्यों कर रहे हैं? अब नहीं करेंगे सर। क्या कितना पैसा लगता है? पैसा वैसा लगता है कहीं? पर जो चालक है रमेश नाम बता रहे हैं अपना, और इनका सीधे तौर पर कहना है जो ट्रैक्टर पर सवार है कि हमें कोई परमिशन नहीं है। लेकिन देखा जाए तो देख सकते हैं कि इस तरह से जो अगर इनसे पूछा जा रहा है तो लेकर फरार हो रहे हैं। और सीधे तौर पर यह बालू है, ट्रैक्टर पर मिट्टी कुछ डाल दिया गया है छुपाने के लिए, लेकिन इस तरह से जबकि नकेल कसने की बात कही गई थी, लेकिन बावजूद उसका देखा जाए तो अवैध खनन हो रहा है नदी के घाटों से। और जो कहीं ना कहीं इस बार को बता रहा है कि जिला प्रशासन इस मामले में लापरवाह है अवैध खनन को रोकने में। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अब बात उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों की। सुरंग में बोरिंग मामले में 24 मीटर के बाद बोरिंग का काम रोक दिया गया है। बोरिंग के दौरान रास्ते में कोई मशीन बताई जा रही है जो सामने आ गई, जिसकी वजह से बोरिंग को रोकना पड़ा है। प्रशासन ने जियोफिजिकल और पेयजल निगम के एक्सपर्ट्स को इस दौरान बुलाया है। हालांकि पहले से ही ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि बोरिंग के दौरान ऐसी रुकावटें आ सकती हैं, जिसके चलते वैकल्पिक रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि कुछ देर में बोरिंग का काम फिर से शुरू हो सकता है। इसके बाद जो टनल बनाई जाएगी उसमें सबसे पहले एनडीआरएफ के जवान जाएंगे। वो जवान टनल में फंसे श्रमिकों को एक एक करके निकालेंगे। रिपोर्ट दिखाते हैं। टनल बोरिंग के दौरान कोई बाधा आ जाए या कोई मशीन जो मलबे में दबी है वो टनल के आगे आ जाए, इस बात की पहले से आशंका थी। इस बात को मानकर चला जा रहा था कि आगे कोई अवरोध भी पैदा हो सकता है। अभी जो अवरोध पैदा हुआ है इसके बाद वैकल्पिक उपायों की भी तलाश की जाने लगी है। प्रशासन की ओर से अन्य मशीनों की एक बैकअप के तौर पर पूरा प्लान इसका तैयार किया जा रहा है। इधर उधर संपर्क भी किया जा रहा है। फिर भी माना जा रहा है कि कुछ देर बाद बोरिंग का जो कार्य है एक बार फिर से शुरू हो सकता है। प्रशासन का प्लान है कि यदि बोरिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तो सबसे पहले जो 900 mm के जो पाइप हैं उनके जरिए जो टनल बनेगी 50 से 60 मीटर लंबी टनल, उसमें सबसे पहले एनडीआरएफ के जवानों को उस टनल से भेजा जाएगा, क्योंकि टनल के अंदर क्रॉलिंग करके जाना होगा। जो 40 जिंदगियां दूसरी पार हैं, 5 से 6 दिन का समय उनको हो चुका है। हो सकता है कि कोई क्रॉलिंग करने की हालत में न हो, इसलिए सबसे पहले एनडीआरएफ को भेजा जाएगा। एनडीआरएफ फंसे हुए मजदूरों के पास जाएगी और उसके बाद एनडीआरएफ के जवान उनको एक एक करके क्रॉलिंग के सारे रेस्क्यू करते हुए या फिर स्ट्रेचर को डालकर उन श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। जब श्रमिक टनल के रास्ते बाहर आ जाएंगे तो बाहर उनको कुछ घंटे तक वातानुकूलित करने के लिए टनल के अंदर ही रखा जाएगा। टनल के बाहर फिर भी नहीं लाया जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ घंटों के विश्राम के बाद यहाँ पर जो हॉस्पिटल है, अस्थायी जो हॉस्पिटल बनाया गया है, यहाँ पर डॉक्टर उनका हेल्थ चेकअप करेंगे। यदि ज़रूरी लगा कि इनको कुछ मेडिकल सुविधा की ज़रूरत है तो उनको हायर सेंटर यहाँ से रेफ़र किया जा सकता है। यह अभी तक प्रशासन का प्लान है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को इसके लिए बैकअप में रखा गया है। कल रात भर भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान इसकी मॉक ड्रिल करते रहे। फिलहाल पूरा फोकस है बोरिंग पर। बोरिंग मशीन में यदि कोई खामी आती है तो उसका वैकल्पिक उपाय यहाँ पर बैकअप के रूप में खोजा जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 सिलक्यारा, उत्तरकाशी। और अगली खबर अयोध्या से। उत्तराखंड में टनल में फंसे 40 मजदूरों की जिंदगी की रक्षा के लिए धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो चुका है। अयोध्या में स्थापित भगवान शिव की आराधना कर रुद्राभिषेक किया गया। रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष ने इस पर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। 72 घंटे से अधिक हो गया। समाचार पत्रों से जो सूचनाएं मिल रही हैं कि अमेरिका की कोई मशीन में लग रही है और सरकार नई सुरंग खोद रही बचाने के लिए। युद्ध स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ के मुख्यमंत्री धामी से बात किया है। ये सूचना मिलने के बाद अंतर्गण ये प्रेरणा उत्पन्न हुई और निरंतर राष्ट्रहित के मुद्दों पर हमारा रामादल क्रियाशील है। तो आज भगवान भोलेनाथ के अत्यंत प्रभावशाली, परम शक्तिशाली, प्रणव युक्त मृत संजीवनी महामृत्युंजय महामंत्र, जहां जिसके समक्ष असंभव कुछ है ही नहीं। तो उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों और उनके परिवार वालों पर जो बीत रही होगी उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पर उस घटना से सबक लेने की जगह कुछ लोग अब भी चंद रुपयों के लालच में गरीब मजदूरों के साथ आम लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। गिरिडीह में मुफस्सिल और चंबा थाना क्षेत्र के ओपन कास्ट में अवैध कोयले का उत्खनन
सुरंग के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर कोयले को सुरंग से निकालते हैं। कई बार सुरंग धंसने से मजदूरों की दबकर मौत भी हो जाती है। बावजूद जान जोखिम में डालकर कोयला निकालने का सिलसिला जारी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, सुरंग कितनी सक्रिय है। ऐसी जगह में अवैध खनन क्या जानबूझकर मौत को दावत देना नहीं है। और अब कुछ सियासी खबरों पर नजर डालते हैं, जहां न्यूज 18 के मंच पर चुनावी चर्चा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया। जेपी नड्डा ने कहा कि जब तक नीतीश बीजेपी के साथ रहे तब तक ठीक ठाक रहे, लेकिन जब संगत बिगड़ जाती है तो जुबान भी बिगड़ जाती है। नड्डा ने कहा कि जब लोग राह भटक जाते हैं तो राजनीति में भटकना ही पड़ता है। वहीं जितना मांझी को लेकर से नीतीश के बयान पर भी तंज कसा है। नड्डा ने कहा कि मांझी ने गरीबों के लिए काफी काम किया और वैसे व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल पीड़ा पहुंचाने वाला है। बयान सुनाते हैं। है मुझे पता है, क्योंकि आपने वहां पे लंबे अरसे तक अपनी राजनीति करी, लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो बात नीतीश कुमार ने बोली, चाहे वो महिलाओं के संदर्भ में हो, बाद में बोला गया वो एक सेक्स एजुकेशन थी, चाहे वो आपके सहयोगी जीतन राम मांझी के संदर्भ में हो कि इन्हें गलती से मुख्यमंत्री मैंने बना दिया था, क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार आपके पुराने अलाए रहे हैं, अब नहीं है साथ में। देखिए, जब तक हमारे साथ रहे तब तक तो ठीक ठाक रहे। अब हमारे से जब संगत बिगड़ जाती है तो जवान बिगड़ जाती है। तो संगत बिगड़ गई, इसीलिए तो कहते हैं सत्संग होता है। तो सत्संग खत्म हो गया, तो अब ऐसे ऐसे दिमाग में ख्याल आने लगे जो उन्होंने विधानसभा में कहा, वो सब आपने भी सुना, मैं क्या बोलूं उस पर। तो ये जब से वो हमसे अलग हुए तब से उनके रास्ते भी अलग हो गए और उनको जमीन भी नजर आ गई, नजर दिला दी लोगों ने। अब इंडिया अलायंस भी उनको कितनी उनको स्थान देता है ये भी आपको मालूम है। तो ये होना ही है, और मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो लोग सही रास्ते से भटकते हैं उनको राजनीति में भटकना ही पड़ता है और कोई रास्ता नहीं रहता। इधर नीतीश पर नड्डा के बयान के बाद सियासत गर्म हो गई है। महागठबंधन बीजेपी पर निशाना साध रहा है, तो बीजेपी ने नड्डा के बयान का समर्थन किया, उसे सही बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जो राजनीति में सवाल खड़ा किया है, जातिगत जनगणना होने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तौर पर पूरे एक वैचारिक अभियान चला रही है कि संगति का असर हो गया है। अरे संगति का असर क्या हुआ नहीं हुआ यह तो आप भी जानते हैं कि आपके साथ भी थे तो मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करते थे। पर जब से नीतीश कुमार जी लालू यादव के साथ गए हैं तब से उनके वर्ड्स और उनके एक्शन में जो वो बात कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उनमें इस तरह की बात आ गई है कि पूरा राजनीतिक समाज इस बात को कह रहा है कि नीतीश कुमार जी बदल गए हैं, नीतीश कुमार जी राह भटक गए हैं। सच्चाई ये है कि जेपी नड्डा जी भाजपा में ही अपनी जमीन तलाश नहीं कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी को क्या सलाह देंगे। और दूसरी बात यह है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में लगी हुई है, इस ताक में लगी हुई है कि कैसे इस इंडिया महागठबंधन में कोई खड़बंधन हो और उनको वो गोद में लोग ले। बीजेपी तो अपने सहयोगी दलों को ही समाप्त करने में लगी थी। ये आदरणीय जेपी नड्डा जी ने ही कहा था कि क्षेत्रीय दलों को ही समाप्त करना है। जेडीयू के साथ थी और जेडीयू को ही समाप्त करने का प्लान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को वित्त मंत्री विजय चौधरी ने जवाब दिया। विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश की सोच, जुबान और बयान किसी से प्रभावित नहीं होती। बीजेपी के साथ लंबे समय तक रहने के बावजूद नीतीश बीजेपी की नीतियों से प्रभावित नहीं हुए। उनकी सोच और नीतियां मौलिक हैं। आपको बयान सुनाते हैं। नीतीश जी की सोच, जुबान, सिद्धांत, ये सब किसी साथी से प्रभावित नहीं होती है। इसके तो सबसे बड़े गवाह भाजपा के ही नेता लोग हैं कि भाजपा के साथ इतने लंबे समय तक रहने के बावजूद। तो
वित्त मंत्री विजय चौधरी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने पलटवार किया है। अजय आलोक ने कहा कि नीतीश की जुबान पर लगाम नहीं है, सोच भी खत्म हो चुकी है, नीतीश डिमेंशिया में जा चुके हैं। सुनिए क्या कुछ कहा अजय आलोक ने। साथ के साथ प्रभावित नहीं होती है, क्या कहें? प्रभावित कैसे हो सकती है? न सोच बची है, न जुबान बची है, जुबान पे लगाम नहीं है, सोच खत्म हो चुकी है, सेनाइल मेंटल डिमेंशिया में जा चुके हैं। तो सही कहा विजय जी ने कि नीतीश की न जुबान उनके हाथ में है, न उनकी सोच उनके हाथ में है, न उनकी लगन उनके हाथ में, सब लॉस्ट केस है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सम्राट ने कहा कि बिहार का आगे विकास हो, इसके लिए मैं नीतीश कुमार को आराम करने की सलाह देता हूं। पहले वह आराम कर ले, ठीक हो जाए, आगे जीवन भर राजनीति करने के लिए समय उनके पास है। बयान सुनाते हैं। ये जरूर कहा है कि आदरणीय नीतीश बाबू बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, बिहार के गार्जियन हैं, उनको आराम करने का सलाह मैंने दिया है और आग्रह भी करता हूं कि आप थक चुके हैं, बीमार दिख रहे हैं, लोग चाहते हैं, बिहार की महिला, दलित, पिछड़े सभी चाहते हैं, आपने लंबा समय काम किया है, आपको आराम कराना चाहिए और आराम करके फिर तरोताज़ा होकर आप आइए, हम लोग राजनीति आपसे जीवन भर करेंगे। तो रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।